Hello friends, today we will discuss about electric field intensity due to a spherical shell, charged spherical shell by using Gauss law. Now, application of the Gauss law. Application of Gauss law. Now, electric field intensity. Electric field intensity due to electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell. हमें क्या निकालनी है? We have to find electric field intensity due to uniformly charged spherical shell. एक हमने एक spherical shell ले लिया, ये spherical shell. इस spherical shell का सेंटर हो गया O, इसकी रेडियस हो गई कैपिटल R. इसको हमने, ये spherical shell है, spherical shell. यहाँ पर जो हमने चार्ज दिया, हमने चार्ज कितना दिया? हमने क्यू चार्ज दिया. क्यू चार्ज दिया, वो चार्ज यहाँ पर इसके पेरिफेरी पर आ गया, सर्कमफ्रेंस के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर आ गया. ये इसके ऊपर चार्ज है. अब ये जो चार्ज आया, इस चार्ज के कारण इसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है. हमारे इसमें तीन केस हो सकते हैं. फर्स्ट, पॉइंट या तो बाहर होगा, आउटसाइड द शेल. Second, on the surface of the shell. Third, inside the shell. तीन केसेस बनेंगे. So हम कंसिडर कर लेते हैं. Let us consider the charge Q. Charge Q is uniformly distributed over a spherical shell, of radius R, radius capital R. Now, first case, when point is outside the outside means R greater than R, outside the shell. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जब हमारा पॉइंट बाहर. हमने ये पॉइंट हमने यहाँ पर ही मान लिया. इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इस पॉइंट पर निकालनी है. सो वी विल इमेजिन ए स्फेरिकल गाउसियन सरफेस. हम क्या इमेजिन करेंगे? वी विल इमेजिन spherical Gaussian surface passing through point P. ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर है. और ये इसकी रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई कैपिटल R. ये हो गई यहाँ पर पॉइंट P. इस P पॉइंट के ऊपर हम इनफाइनिटेसिमल एरिया ले गए. इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी डेल एस वेक्टर. ई वेक्टर, इस पॉइंट पर ई वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी ई. नाउ वी नो दैट ये पॉइंट अगर यहाँ पर है तो इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर आए. अगर ये पॉइंट यहाँ पर होगा तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी. मीन्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है. मीन्स अगर ये पॉइंट P यहाँ पर है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी. अगर पॉइंट P यहाँ पर होगा तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी. पॉइंट P अगर यहाँ पर होगा तो P की डायरेक्शन यहाँ पर आ जाएगी, और अगर यहाँ पर होगा तो E वेक्टर की डायरेक्शन वो होगी. मीन्स हमने क्या किया है? पॉइंट डिफरेंट लोकेशन पर, बट उनकी डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ द शेल से क्या है? सेम. इसके कारण क्या होगा? E वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो रहेगा सेम, बट उसके डायरेक्शन चेंज होगी. नाउ स्टार्ट करते हैं. Now let point P is located
point P is located at a distance r, from the center of the shell. ठीक है, सेंटर ऑफ द शेल से हमने r डिस्टेंस पर पॉइंट P हमने लोकेट कर दिया. नाउ imagine is spherical Gaussian surface. Imagine a spherical Gaussian surface passing through point P. Now imagine an infinitesimal area at point P. इन्फाइनेटिसिमल एरिया हमने क्या एज्यूम कर लिया, डेल एस वेक्टर. इन्फाइनेटिसिमल एरिया डेल एस वेक्टर एट पॉइंट P. नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through this area is, ये हो जाएगा डेल फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, और डेल फाई इज इक्वल्स टू ई डेल एस इंटू कॉस 0 डिग्री. यहाँ पर इसका 0 डिग्री होने का रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज ई वेक्टर इज पैरेलल टू डेल एस वेक्टर. Therefore, total outgoing flux through whole surface is, total surface से जो होगा फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डेल एस कॉस 0 डिग्री. यहाँ पर क्लोज्ड का साइन लगा के हमारा सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है. नाउ cos 0 की वैल्यू जो है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. क्लियर. अब क्या देखिए, therefore phi is equals to E का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ये रहेगा अंदर डेल एस आएगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज सेम फॉर होल सरफेस. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर इज सेम फॉर द होल सरफेस, और phi is equals to E into डेल एस. डेल एस का इंटीग्रेशन होगा एस मतलब सरफेस एरिया. सरफेस एरिया किसका आएगा, स्फेरिकल सरफेस का. स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर. ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन. नाउ फ्रॉम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, phi is equals to q upon epsilon. ये हो गई second equation. Clear? Now from first and second, equation we get ये भी phi है, ये भी phi है, तो ये आएगा e into 4 pi r square. 4 pi r square is equals to q upon epsilon, और e is equals to q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ये इसका आंसर है. क्लियर. नाउ सेकंड केस, is when point is located on the surface,
सरफेस ऑफ शेल, शेल के सरफेस के ऊपर को, मीन्स ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी कहाँ पर है, इधर ही है। अगर पॉइंट पी अगर यहाँ पर है तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस जो है आर, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, इस केस में क्या हो जाएगी, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। सो पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ऊपर वाले डेरिवेशन के अंदर हम सीधा आंसर लिख, वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन चेंज कर दें, ये रहेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह क्या रखना है, कैपिटल आर, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया अपने मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। और ये हो गया अपना यहाँ पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड केस, now third case is when point is inside the shell, जब पॉइंट शेल के अंदर, now let point P is located at a distance r, at a distance r less than capital R, okay, from center to। अब हम क्या करते हैं, अब पॉइंट आपको कहाँ लेना है, अंदर की तरफ लेना, तो हमने क्या किया, ये स्फेरिकल शेल, जिसका सेंटर हो, ये इसकी रेडियस कैपिटल आर, उसको जो चार्ज दिया गया है मेरा चार्ज, अब हमारा जो पॉइंट है वो है ना अंदर है, हमने पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट पी। अब इस पी पॉइंट से पास होते हुए स्फेरिकल गाउसियन सरफेस को हमने इमेजिन कर लिया। हमने क्या इमेजिन किया, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट पी, ये होगी डिस्टेंस स्मॉल आर, ये हो जाएगा पॉइंट पी। यहाँ पर हमने इनफाइनाइटेसिमल एरिया ले लिया, एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, डेल एस वेक्टर, और ई वेक्टर कहाँ जाएगा, ई वेक्टर आउटसाइड। ये हो गया आपका पॉइंट पी। ना हमने इमेजिन कर लिया, इमेजिन spherical Gaussian surface, spherical Gaussian surface passing through point P. Now imagine an infinitesimal area, del S vector or point P. Electric flux through this area is del phi is equals to E vector dot del S vector, or del phi is equals to E del S cos 0, because E vector is parallel to del S vector. Now therefore total outgoing flux through the whole area, through the whole surface, through the whole Gaussian whole surface is phi is equals to integration का साइन E del S cos 0, और
फाइव इज इक्वल टू बी बाहर डेल एस और जीरो की वैल्यू क्या होगी 1 और 5 इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। बट फ्रॉम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग 5 is equal to, but from Gauss law 5 is equal to q upon epsilon intern is 0. Intern is 0 because no charge is present inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface के अंदर ये हमारा सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं है, सारा का सारा चार्ज कहाँ आ गया, इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर, इसके ऊपर आ गया, सरफेस के ऊपर है, तो कोई भी चार्ज नहीं, तो ये हो गया आपका जीरो, तो ये होगी सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ये हो जाएगा a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ देखो अब यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, सरफेस एरिया, ये क्या है सरफेस एरिया। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगी, जब या तो ये 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए और e या तो e 0 होना चाहिए। 4 आपका कांस्टेंट है वो 0 हो नहीं सकता है, 5 कांस्टेंट है वो 0 हो नहीं सकता है, रेडियस r वो भी 0 नहीं हो सकता, और वी कैन से दैट सरफेस एरिया आपका 0 नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, तो देयरफॉर e इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 0, e की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर। नाउ ये तीनों केसेस हो गए। नाउ हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेंगे। ग्राफ बिटवीन E वेक्टर E एंड R, E और R के बीच का ग्राफ हमें बनाना है। तीनों केसेस का हमने जो 3 केस किए थे उन सबको एक साथ लिखेंगे। सो ये हो गए सेंटर, इसको हमने मान लिया स्फीयर का सेंटर, अच्छा स्फेरिकल शेल का सेंटर। यहाँ पर ये है E वेक्टर और ये हो जाएगी डिस्टेंस। अब हमने नोट किया है कि जब इनसाइड की बात कर रहे हैं, इनसाइड के अंदर E की वैल्यू क्या है 0, तो इनसाइड में E की वैल्यू 0, तो E की वैल्यू 0 मींस ये जैसे ही है ना ये वाला पोर्शन हो गया इनसाइड, जैसे ही ये सरफेस पर आया, सरफेस पर आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। और जैसे ही हम बाहर जाएंगे ये बाहर निकल देते, ये इनवर्स के तरफ यहाँ पर तो ना ये वाला हो जाएगा हिस्सा इनसाइड हो गया, इनसाइड में वैल्यू है 0, और ये वाला हो गया R इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब सरफेस पर E की वैल्यू क्या आ गई मैक्सिमम, ये तो जाएगा E मैक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्स। फिर ये वाला पोर्शन जो है वो बता रहा है आउटसाइड वाला, इसके अंदर इसका वेरिएशन कैसे था, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्लियर, ये इस तरह से वेरिएशन है। ग्राफिकल हमने जो तीन रिजल्ट्स निकाले तीनों को कंबाइन करके हमने ग्राफ बनाया। पहला ये हमने सबसे फर्स्ट ले लिया इनसाइड के अंदर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है 0 है ना, इसका मतलब क्या हो गया E इनसाइड इज इक्वल टू 0, E इनसाइड 0, तो E इनसाइड 0 कब तक 0 रहेगी, जब तक हम सरफेस पर नहीं आते, सेंटर से लेकर सरफेस तक जब तक नहीं आएंगे तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी 0। जैसे सरफेस पर आएंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी, और सरफेस से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, जैसे हम बाहर जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर।
क्लियर? ठीक है ना, नेक्स्ट हम कल करते हैं। थैंक यू।